तो शुरू करते हैं क्लास को, सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग का क्रमशः जैसे हम पढ़ रहे हैं, आप लोग को मालूम है कि छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है उसको इतिहासकारों ने लिपि के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। पहला क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग 4 पार्ट देखे थे बेसिकली, है ना, पूर्व, मध्य, उत्तर, नवपाषाण काल। 5वां एक उसमें जोड़ के रखना है लौह युग, जिसको पाषाणी युग कहा जाता है, जिसके बारे में मैंने बताया था कि जो बालोद जिला है वो सबसे खास जिला है, जहाँ पर सबसे ज्यादा जो है हमें पाषाण घेरे मिले। बालोद में याद होगा वो चिरचारी, सोरर, करही बदर वगैरह है कि नहीं, और गढ़धनौर वगैरह खास है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 5 तो आप पढ़ लिए हो। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल में आप जानते हो कि उसमें कोई साक्ष्य नहीं मिला, उस वजह से उसको हम लोग स्किप कर देते हैं। उसके बाद फिर ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल आप देखोगे तो ऐतिहासिक काल में प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन इतिहास में हम लोग शुरुआत किए थे वैदिक काल से। तो वैदिक काल में आप देखेंगे तो पूर्व वैदिक काल नहीं बल्कि उत्तर वैदिक काल जो है, वहां पे हमें छत्तीसगढ़ का इतिहास जो है प्रमाणिक रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल जिसमें आप लोग बताया था जो ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जो है नदी समुद्र के बारे में पता चलता है, और कौशिकी जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें जो है विंध्यजल पर्वत के बारे में जानकारी मिलता है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का अस्तित्व उसमें दिखाई देता है। वैदिक काल के बाद आप लोगों ने पढ़ा क्या? महाकाव्य काल, इसमें रामायण युग और महाभारत युग को देखा। तो रामायण काल में आप लोगों ने जाना कि छत्तीसगढ़ को जो है 2 भागों में अलग नजरिए से देखा जाता था। उत्तर भाग को दक्षिण कोसल और नीचे वाले क्षेत्र को, है ना, दंडकारण्य। दंडकारण्य जिसकी राजधानी मधुबन थी, और दक्षिण कोसल की राजधानी क्या थी? कुश स्थली। और उसमें आप जानते हो कि राम जी का जीवन किस तरीके से छत्तीसगढ़ से संबंध रहा है, बहुत विस्तृत तरीके से संक्षेप में मैंने बताया था, पढ़ लिया वो चीज। उसके बाद आपका महाभारत काल। तो महाभारत काल में भी जो है छत्तीसगढ़ को 2 तरीके से देखने हैं। उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता था? प्राग कौशल या महाकौशल। महाभारत में महा शब्द को आपको याद करना है, महा से महाकौशल और नीचे महा से महाकांतार। तो महाकांतार और महा कौशल या प्राग कौशल जो 2 क्षेत्र था, इसके संदर्भ में आप लोग पढ़े थे। इसमें हम लोग को महाभारत कालीन प्रमुख स्थलों के बारे में हम लोग पढ़े हैं। 5 पांडव को याद रखना है, 5 वो खास जगह हो गया था। उसके बाद फिर आप लोग आगे क्या पढ़े? महाजनपद काल। महाजनपद काल से कहा जाता है कि भारतीय इतिहास हो या छत्तीसगढ़ का इतिहास, जानकारी जो हो सिस्टमेटिक दिखाई देता है, क्योंकि उस जमाने में साहित्यकारों और विदेशी यात्रियों का जो है आगमन भारत में हो चुका था। उनके द्वारा बनाए गए, लिखे गए जो भी साक्ष्य वो हमको स्पष्ट दिखाई देते हैं, समझ में आता है। तो आपका जो महाजनपद काल है उसमें आप लोग पढ़े जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म का प्रभाव छत्तीसगढ़ में उस जमाने में कैसा रहा वो आप देखे, और बौद्ध काल में। तो महाजनपद काल में आपको ध्यान रखना है, हमारा छत्तीसगढ़ जो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत? चेदी महाजनपद के अंतर्गत। तो चेदी महाजनपद के अंतर्गत जो है हमारे छत्तीसगढ़ जो आता था उसमें जैन और बौद्ध दोनों समकालीन ही था, लेकिन जैन धर्म बहुत पुराना है। तो जैन धर्म में आप लोग बताया कि जैन के जो है गुरु तो टोटल 24 हुए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में 24 गुरुओं में से हमें जो हमारी छत्तीसगढ़ में जानकारी मिलती है उसमें पहले गुरु जिनका नाम क्या है? ऋषभ देव या आदिनाथ। उसके बाद 5वें गुरु सुमतिनाथ, और उसके बाद 16वां गुरु क्या है? शांतिनाथ, और उसके बाद 23वां गुरु पार्श्वनाथ, और 24वें गुरु महावीर जी। तो ये 5 जो खास गुरु हैं, इनके बारे में हमें प्रमाणिक साक्ष्य मिले हैं। तो उनके जगह को लेकर एकदम याद रखना है, कंठस्थ। उसके बाद बौद्ध धर्म के बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध से संबंधित हमारे छत्तीसगढ़ में काफी खास जगह है, जिसमें आपका मेन जो जगह है सिरपुर याद रखना, शिक्षा का गढ़ था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, और उसके अलावा आरंग है, ये सारा चीज। तो ये सब चीज हो चुका है। अब जो है हम लोग आते हैं छत्तीसगढ़ में महाजनपद काल के बाद आता है साम्राज्य, महासाम्राज्य। तो साम्राज्य या राजवंश कह सकते हो। तो ये जो राजवंश है ये हम आज पढ़ने वाले हैं, सभी लोग तैयार हो जाओ। राजवंश, डायनेस्टी, है ना। तो यहाँ पर राजवंश मतलब राजा का प्रभाव। तो छत्तीसगढ़ हो या भारत, इतिहास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई छोटे राजा थे तो कोई बड़े राजा, है कि नहीं। छोटे राजा अपने हिसाब से देखा जाए तो क्षेत्रीय राजवंश तक सीमित थे, और बड़े राजा लोग कहेंगे क्या? राष्ट्रीय राजवंश। तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजवंश प्रमुख रूप से 6 थे, 6 प्रमुख राजवंश छत्तीसगढ़ में, 6। 36 के 6 याद रख लोगे। तो ये प्राचीन राजवंश ध्यान रखना, मध्यकालीन में अलग से आप लोग राजवंश पढ़ोगे, लेकिन प्राचीन राजवंश छत्तीसगढ़ में, प्राचीन राष्ट्रीय राजवंश कितने थे? 6। छत्तीसगढ़ में प्राचीन राष्ट्रीय राजवंश कितने थे? 6। कौन कौन सा? मौर्य वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, मेघ वंश, वाकाटक वंश और गुप्त वंश।
सबको याद है? ट्रिक भी मैंने बताया था, है ना। मौसा को मेवा खिलाना है गुप्त रूप से। तो मेरे साथ बोलो, मौ मतलब मौर्य वंश, सा मतलब, को मतलब, मे मतलब, और वा मतलब, और गुप्त मतलब। ये हो गया। चलिए, इसके बाद पढ़े थे क्षेत्रीय राजवंश। तो क्षेत्रीय राजवंश को जो है छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जो है दो आंखों से देखना है। जैसे आपके दो आंखें, वैसे छत्तीसगढ़ के भी दो क्षेत्र है। एक आपका दक्षिण कोसल क्षेत्र और दूसरा आपका बस्तर या फिर दंडकारण्य क्षेत्र। दिख रहे दो आंख? बड़ा आंख कौन सा है? बड़ा आंख, है ना। और छोटा आंख? हाँ, जिसका बड़ा आंख और एक छोटा आंख हो तो उसको क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? जेके एक बड़ी जन हिस्से और नाने चुन है, क्या बोलेंगे उसको? हाँ, हाँ, तुम लोग कमेंट करना ऑनलाइन वाले, क्या बोलते बताओ। ये बड़े आंख है ना, ये बड़ी जन आंख जी, ये है ना। अभी नान चुका आंख ले, एक छोटे, जैसे मान लो हाथ गोड़, एक बड़ी जन हो गए, एक छोटे हो गए, एक अंग हो गए। खैर जो आप लोग मतलब मजाक के दृष्टिकोण दिव्यांग रहते हैं कि लोग, तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये बड़े आंख और ये छोटे आंख। बड़े आंख में आपको ध्यान रखना है दक्षिण कोसल, जिसमें 3 राजवंश को खासकर पढ़ना है। पहला राजर्षि तुल्य वंश, दूसरा सरबपुरी वंश और तीसरा पांडु वंश। 3 को याद करना प्राचीन में। और मैंने बताया था राज सर कौन है? पांडु है। राज सर क्या है? पांडु है, ये आपको ध्यान रखना। और दंड कारण में क्या चलेगा? केवल और केवल क्या चलेगा? नल चलेगा। तो दंड में नल चलेगा, नल 12 महीने चलेगा। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि प्राचीन काल में अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय राजवंश पहला कौन सा है, प्रश्न आएगा कि छत्तीसगढ़ का प्राचीन राजवंश का पहला राष्ट्रीय राजवंश कौन सा है? मौर्य। ठीक इसी तरीके से पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ का पहला क्षेत्रीय राजवंश दक्षिण कोसल क्षेत्र का कौन सा है? राजर्षि तुल्य वंश। बताइए छत्तीसगढ़ के प्राचीन राजवंशों में दंडकारण्य क्षेत्र का पहला राजवंश कौन सा है? नल वंश। स्पष्ट हुआ सबको? आगे कॉन्सेप्ट समझ में है? चलो तब शुरू करते हैं हम लोग मौर्य वंश। 1 बाय 1 करके हम लोग अब शुरू करेंगे। तो राष्ट्रीय राजवंश में छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय राजवंश, इसमें लिखेंगे आप लोग छत्तीसगढ़ का प्राचीन, हो गया पूरा? लो, छत्तीसगढ़ का प्राचीन राष्ट्रीय राजवंश। मैप बना लेते हैं। कौन सा राष्ट्रीय राजवंश से शुभारंभ हुआ छत्तीसगढ़ में? तो आपको बोलना है मौर्य वंश। कौन सा वंश? मौर्य वंश। मौर्य वंश में हीरो सुने हो? कौन था राजा वहां पे? है चंद्रगुप्त मौर्य। चलो सियान को तो याद है कम से कम। और इस वंश में कौन था बहुत फेमस आदमी? सम्राट अशोक। चलो मतलब आप लोग 10वीं बारी पास हो, है ना। इधर देखो, ये जिला बताओ एमसीबी। ये कौन सा जिला है? कोरिया। ये कौन सा जिला है? सूरजपुर। ये कौन सा जिला है? रामपुर। ये हमारा सरगुजा। ये अपना जसपुर। ये अपना कोरबा। ये तुम्हारा ये अपना रायगढ़। ये हमारा बिलासपुर। ये आपका मुंगेली। ये हमारा फटाफट आओ। मुंह से आवाज निकलना चाहिए, है ना। कैसे नहीं निकल रहे तुम लोग के मुंह से आवाज, मैं ये सुन के। हाँ? लो ठीक है। चलो, तो छत्तीसगढ़ का प्राचीन राष्ट्रीय राजवंश में आपको ध्यान देना है। शुरुआत जो हुआ है वो किससे हुआ है? मौर्य वंश। महाजनपद काल के बाद जो है मौर्य वंश का प्रभाव छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। महाजनपद के बाद जो है, महाजनपद जानते हो 16 महाजनपद थे हमारे यहाँ। कितने महाजनपद? 16 महाजनपद। पूरा मतलब ये हमारा जो भारत देश आप देख रहे हो, उस जमाने में 550 600 ईसा पूर्व के मध्य जो है भारत विशाल भूभाग में फैला हुआ था।
उस समय इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, वीरान, सब वो जो है किसमें शामिल था? भारत में शामिल था। ये चलिए, इधर ये भी बांग्लादेश भी था, इधर अपना इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, है ना, इधर अपना भूटान, नेपाल, सब वो जन अपन से है कि नहीं। अभी जो अखंड भारत काफी बड़ा भारत था, 16 महाजनपद में था। पढ़ोगे इधर तक्षशिला से लेकर इधर अस्मक पोटली तक अलग अलग 16 महाजनपद थे। मगध, वगध, वैशाली, अंग, चंपा, दुनिया भर की इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो महाजनपद था, शक्तिशाली महाजनपद, वो कौन था? मगध। बिहार यूपी का पार्ट है मगध, खासकर बिहार। ठीक है, तो मगध में आप लोग देखोगे तो इसकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र। कौन सा था? पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आज? पटना बोलते हैं। तो यहाँ पर महाजनपद काल के बाद राजाओं ने सोचा कि हम अपने महाजनपद तक ही सीमित नहीं रहेंगे, हम आसपास के महाजनपदों को भी जीतकर हम अपना साम्राज्य को बड़ा करेंगे और हम बनेंगे चक्रवर्ती सम्राट। चारों दिशाओं में हमारा क्या होगा? यश, कीर्ति और वर्चस्व रहेगा। ऐसा में तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मगध पाटलिपुत्र में जो है पहली बार साम्राज्य का उदय हुआ। पहले केवल महाजनपद थे, यहाँ पर साम्राज्य का उदय हुआ। तो ये आसपास के जो जनपद थे, महाजनपद, उनको धीरे धीरे करके जीतते गए। तो महाजनपद से क्या हो गया? साम्राज्य। ऐसा तो पहला साम्राज्य 16 महाजनपद में कौन सा था? मगध साम्राज्य। तो यहाँ पर जो है धीरे से साम्राज्य का उदय हुआ। तो आप लोग पढ़ोगे इंडियन हिस्ट्री में जो है यहाँ पर पहला साम्राज्य का नाम था पितृहंतवंश या हरियक वंश करके। उसके बाद आप लोग पढ़ोगे, है ना, शिशुनाग वंश, है ना, या नाग वंश जिसको बोलते हैं। उसके बाद आप लोग पढ़ोगे नंद वंश। नंद वंश के समय मगध साम्राज्य काफी बड़ा हो गया था। नंद वंश, उसमें घनानंद एक राजा हुआ करते थे, और घनानंद ऐसे राजा थे जो अपने आप को बहुत ही बड़ा समझते थे, एटीट्यूड वाला समझते थे। एटीट्यूड आ गया था, और उन्हीं के समय में एक बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री, है ना, बहुत बड़े, है ना, डिप्लोमेटिक, कूटनीतिज्ञ, भारत के नहीं बल्कि विश्व के सबसे खतरनाक, है ना, चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त कहते हो, तो उनके द्वारा जानते हो, उनका जब तिरस्कार हुआ उनके दरबार में, तो उन्होंने कसम खा लिया कि नंद वंश को मैं जो है बर्बाद कर दूंगा। तो नंद वंश में जो है उन्होंने, नंद वंश के रहते जो है उस जमाने में चंद्रगुप्त मौर्य, जो एक सिंपल सा आदमी था, खिलाड़ी था, एथलेटिक था कहना चाहिए, उसको टारगेट करते हुए उन्होंने अपना तुरुप का इक्का बनाया। ठीक है, और उसको प्रशिक्षण दिया, और कूटनीतिक तरीके से घनानंद के नंद वंश के साम्राज्य को बर्बाद कर दिया, चकनाचूर कर दिया, और वहां पर फिर मौर्य वंश का जो है नया साम्राज्य का उदय हुआ। तो वो जो मौर्य वंश है आपको बेसिकली अच्छे से समझना है कि ये जो मौर्य वंश इतना व्यापक फैला, इतना बड़ा हो गया कि इसका प्रभाव जो है छत्तीसगढ़ क्या, भारत के चारों दिशाओं में फैल गया। और इसमें आप लोग का राजा का नाम आता है आपका, पहला संस्थापक राजा चंद्रगुप्त मौर्य। गुरु कौन है? चाणक्य। ध्यान है, गुरु। इन्होंने जो उपलब्धि पाई उनमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा योगदान किसका है? चाणक्य गुरु का। मनुष्य तो मनुष्य है, मनुष्य जीव है, और जीव से शिव की प्राप्ति तब होती है जब उसके बीच में एक आता है मीडिएटर, जिसको बोलते हैं क्या? गुरु। आप लोग सुने होंगे, गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु एक आधार होता है जो मनुष्य को और ईश्वर को मिलाने का क्या करता है? कार्य करता है। चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे तुम लोग का शादी भी होगा कल के दिन में, पति पत्नी बनोगे, तो बीच में कौन आएगा? झक मीडिएटर, जो बताएगा रिश्ता कि फलाना बेटी बड़ा अच्छा है, फलाना बेटा बड़ा अच्छा है। सुने हो नहीं सुने हो? मीडिएटर। तो ये तो खैर लौकिक संबंध के बारे में बात करें, हम तो अलौकिक संबंध की बात करते हैं, या शिक्षक दीक्षा की बात करते हैं। तो बीच में जो गुरु चीज होता है, गुरु मतलब बड़ा चीज है ना, तो यहाँ पर बड़ा आदमी कौन आया? चाणक्य। गुरु था और उसको बना दिया गुरु, बड़ा बना दिया, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य, बाद में पढ़ोगे इसका पुत्र आएगा बिंदुसार। बिंदुसार ये भी प्रथम प्रतापी था, ताकतवर था, और बिंदुसार के बाद आएगा, हाँ, तो इसको बोलना है दी बॉस सम्राट अशोक। तो यहाँ पर मौर्य वंश जो है मगध साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली
उत्कृष्ट वंश था मौर्य वंश, जिसने छत्तीसगढ़ नहीं, अब बार बार मेरे मुंह छत्तीसगढ़ निकलते हैं ना, जानते हो, क्योंकि मेरे अंदर क्या समाया हुआ है, छत्तीसगढ़, तो समझ जाना बाय डिफॉल्ट इंडिया बोल रहा हूँ ना। पूरे भारत में कहना चाहिए, भारत यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, खाओ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, उधर कंबोडिया से लेकर पूरा इधर गुजरात है ना, तब पूरा छाया हुआ था सम्राट अशोक का शासन प्रशासन। तो बोला जाता है कि सम्राट अशोक के समय जो है विरासत के रूप में, हालांकि चंद्रगुप्त तो पूरा विशाल भारत को दे दिया था, थोड़ा सा बढ़ाया कौन, बिंदुसार और बढ़ा दिया, और सम्राट अशोक के समय पूरा बढ़ गया। जैसे आपके दादा, मान लो आपके दादा के समय आपके यहाँ खेत रहा होगा 10 एकड़, आपके पापा ने 5 एकड़ और खरीद लिया, कितना हो गया 15, और आपने 10 एकड़ और खरीद लिया, कितना हो गया टोटल 25। तो घर का जो रकबा है खेत का किसके समय सबसे ज्यादा है, आपके समय में कितनी हो गई, 25। पिताजी के समय कितना था 15, और दादाजी के समय कितना था 10। हालांकि आजकल उल्टा हो रहा है, दादा के समय पहले 100 था, है ना, पिताजी के आते तक 50 हो गया, और आपके आते तक है ना 5 हो गया, है ना। तो खैर ये कलयुग है ना। आगे बढ़े, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सम्राट अशोक के समय जो है मौर्य वंश का जो है विस्तार चारों दिशाओं में हो गया। तो कहा जाता है कि इतना बड़ा विशाल साम्राज्य को लोग 5 जोन के हिसाब से संचालित करते थे। 5 जोन, जैसे कि आपका ऊपर का जो जोन है इसको बोला जाता था उत्तरापथ, क्या बोलते थे उत्तरापथ, ठीक है, ये जोन था यहाँ का। जिसे हमारे छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं, कितने संभाग है 5 संभाग। ऐसे यहाँ पर 5 जोन था, उत्तरापथ, नीचे आपका दक्षिणापथ, दक्षिणा, मैं बस बता रहा हूँ ना, डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो छत्तीसगढ़ के भारतीय इतिहास पहुंच जाऊंगा। दक्षिणा पथ, ये नीचे, इधर आप पढ़ोगे तो अवंती, क्या था अवंती भाग, और इधर आप पढ़ोगे प्राची, ये अपना प्राची। और ये जो क्षेत्र था खास, जिसका नाम था, आप लोग पढ़ोगे कलिंग, क्या था कलिंग क्षेत्र। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, आप लोग जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि चंद्रगुप्त बिंदुसार के समय जो है सम्राट अशोक को जो है 4 क्षेत्र ही मिला था, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती और प्राची। ऐसा समझे, प्राची इनका हेडक्वार्टर था। जैसे हमारे यहाँ 5 संभाग है कि नहीं, पर राजधानी कहाँ है पूरे छत्तीसगढ़ का, रायपुर संभाग, रायपुर, अटल नगर, नवा रायपुर, है कि नहीं। तो वैसे यहाँ पर 5 संभाग या 4 संभाग जो भी बोलो, प्राची मेन, पाटलिपुत्र मेन। तो सम्राट अशोक को लगा कि यार मेरे को दुनिया जहां का सब चीज मिल गया है, पर कलिंग जो क्षेत्र है ये नहीं मिला है। कलिंग, उस समय जब सम्राट अशोक जब राजगद्दी पे इनका राज्याभिषेक हुआ, कम उम्र में ही इनका राज्याभिषेक हुआ, तो उनको लगा कि सब चीज तो मेरे पिताजी लोग जीत ले, बस वो नीचे का कलिंग बचा हुआ है। कलिंग बोले तो उड़ीसा, उस जमाने में उड़ीसा क्या बोलते थे कलिंग, अब बाद में भाषाई आधार पर उड़िया भाषा बोलते थे करके क्या नाम रख दिए उड़िया, सॉरी उड़ीसा, नहीं तो पहले पुराना नाम क्या था कलिंग। जैसे हमारा पुराना नाम क्या था दक्षिण कोसल था, है कि नहीं, ऐसे इनका नाम क्या था कलिंग। ऐसा समझ में। तो ये जो कलिंग क्षेत्र था उनको लगा कि यार जब रहता है ना आपका सब कुछ हो पर कोई एक चीज ना हो, तो फिर हमेशा मन में एक खटक रहती है। जैसे रतन टाटा के पास सब कुछ था, पर जब वो युवा थे तो उससे उनका जो है किसी के साथ अफेयर रहा, वो क्या तो नाम है, हीरोइन थी वो, उसको बहुत विश किया, बहुत प्रपोजल किया, पर वो रतन टाटा का हो सकी नहीं बोलूं कि ना हो सका, हो ही नहीं पाई वो, है ना। जीवन भर वो एक के पीछे पड़ा रहा, कौन रतन टाटा। और जानते हो रतन टाटा जीवन भर क्या रह गए, कुंवारे रह गए। उनके पास सब कुछ था कि नहीं, उनसे बड़ा पैसा वाला आदमी कोई है क्या इंडिया में, कोई नहीं है। धीरू भाई अंबानी जितना पैसा कमाता है उतना वो दान करता है, तुमको पता है। भारत में आज भी सबसे ज्यादा रईस कौन है, रतन टाटा, लेकिन वो 50% पैसा क्या कर देता है, पूरा दान कर देता है, रखता ही नहीं। इसीलिए उसके पास अपना खुद का पैसा कम है, क्योंकि हर साल अपने 50% क्या करता है दान, और अंबानी सबको रिपोर्ट के रखता है तो ज्यादा दिखता है, ऐसा में। तो खैर सबकी बात है, तो उसको वो चीज मिल नहीं पाया, किसको, रतन टाटा को। पर वही चीज इसको कसा रहा था कि कलिंग जो क्षेत्र है, कलिंग क्षेत्र को जो है शामिल करने के लिए प्रयास किया, और इसी वजह से जो है कलिंग का युद्ध पढ़े होगे, बहुत ही ऐतिहासिक युद्ध है, जहां पर जो है सम्राट अशोक लड़ाई करने गए थे कलिंग के युद्ध में। और इस कलिंग के युद्ध में जब वो
उनका लड़ाई हुआ तो बहुत ही ज्यादा नरसंहार हुआ, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख उस जमाने में मारे गए थे। तो उसके बाद जो है उनका हृदय जो है ना, इतना अशांत रहा कि वो रात को नींद में सो भी नहीं पाता था। काबर अति झल मारे हैं तलवार में काट काट के, है ना, 2-4 नहीं कई लोग मरे हैं। तो जब आप ज्यादा किसी को मारोगे, ज्यादा किसी का आह लोगे तो आपको चैन नहीं आएगा, आप बेचैन रहोगे। तो उन्होंने कहा कि यार मेरे बेचैनी को मैं कैसे शांत करूं, कैसे मैं रात को नींद लूं। उसमें नींद का गोली आया नहीं था ना। तो फिर जो है उस समय बौद्ध धर्म चल रहा था, क्योंकि महाजनपद काल की बात है, जैन बुद्ध जस्ट चल ही रहा था। तो एक गुरु थे निगमनाथ करके, तो उन्होंने जो है इनके दरबार में आकर उनको कुछ बातें सुनाई, और फिर जो है उनके बातों से सुनकर इतना ज्यादा प्रभावित हुए सम्राट अशोक कि उनको लगा कि यार ये सब जो मैं कर रहा हूँ ये अब सही नहीं है, मुझे अब अपने आप को चेंज करना होगा। ऐसा करके जो है उन्होंने बौद्ध धर्म, बौद्ध ज्ञान को क्या कर लिया, अपना लिया। और कलिंग तो खैर जीत कर इसको समेट लिया था। आप लोगों को पिक्चर बहुत फेमस है, तो हम लोग छोटे थे ना, तो इसके ऊपर शाहरुख खान का एक मूवी आया था अशोका करके। हाँ, वो कारुवाकी वारुकी वाला, करीना कपूर थी इसमें। हाँ, करीना कपूर, पुराना पिक्चर है, तो इसमें बहुत हिट पिक्चर था, इसके बारे में पूरा बताया है। तो कलिंग क्षेत्र को जीत लिया, लेकिन कलिंग क्षेत्र से उसका स्वभाव ही बदल गया। फिर वो लड़ाई वड़ाई से संन्यास ले लिए और बौद्ध धर्म को क्या किया, अपना कर फिर बौद्ध धर्म का ही पूरा प्रचार यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं, पूरे एशिया महाद्वीप में, पूरे एशिया महाद्वीप में जो है बौद्ध धर्म को फैलाने का अगर सबसे बड़ा काम किया है तो वो है आपका सम्राट अशोक। जितना बुद्ध नहीं फैलाया उससे ज्यादा कौन फैलाया है, सम्राट अशोक, क्योंकि उसके पास था पैसा। क्या था, पैसा, पावर। तो गौतम बुद्ध के ज्ञान को जो है पूरे संपूर्ण एशिया में फैला दिया। तो अब यहाँ पर ये तो हो गया संक्षेप में कहानी, हमको छत्तीसगढ़ परिप्रेक्ष्य समझना है। तो छत्तीसगढ़ में जो है मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश को समझना है, तो मौर्य वंश को लेकर ये माना जाता है कि पाटलिपुत्र से जब अशोक कलिंग क्षेत्र को जीतना चाह रहे थे, तो उन्होंने दक्षिण अभियान या कलिंग विजय अभियान को लेकर शुरुआत करके अपने सेना के साथ जो है ऊपर से पाटलिपुत्र से सेना के साथ खुर्दुक 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 कहाँ है, नीचे छत्तीसगढ़ होते हुए कहाँ गए, कलिंग गए। अब अतिक दूरी लावा थे रेंगा तेरेंगा, अब उसमें थोड़ी ना छोटे हाथी अभी सब जमाना था, है कि नहीं, ट्रक वरक ट्रैक्टर, घोड़ा था, हाथी था। तो हाथी तो था नहीं। उसको एक चीज और अच्छा लगता था पता है, कलिंग में क्या है, उड़ीसा में जानते हो हाथी बहुत है कि नहीं, समुद्री किनारा है और उड़ीसा में बहुत ज्यादा माइंस क्षेत्र भी है। तो अशोक को लगता था कि अगर ये क्षेत्र अगर मैं जीत लूंगा ना, तो एक तो एरिया भी बड़ा हो जाएगा, प्लस मुझे हाथी, क्योंकि हाथी का यूज किसमें होता था, लड़ाई में, है ना। 100 सुनार के तो 1 लोहार के, तो इसने 100 घोड़ा रहे तो 1 हाथी रहे, बात बराबर। तो हाथी को जो है अपनाना चाहता ताकि वो और ज्यादा क्या हो सके, ताकतवर, क्योंकि उसके उस समय क्या था, मेरे को बड़ा आदमी बनना है, मेरे को और ज्यादा बड़ा बनना है। तो मैं कैसे बड़ा बनूंगा, जब मेरे पास पैसा रहेगा, खनिज रहेगा, मेरे पास हाथी रहेगा लड़ने के लिए। तो हाथी मेरे साथी करके वो जो है दुनिया भर के यहाँ पे सोच के जो है लड़ने आया था। लेकिन जब लड़ाई हुआ, जीत भी गया, जीतने के बाद दुनिया भर के जब हुआ तो मन जो है बेचैन रहा, उस वजह से वो क्या किया, अपने आप को चेंज किया। तो यहाँ पर कलिंग क्षेत्र को लेकर अपनी सेना को लेकर आने का जब है ना बनाया पूरा ट्रिप प्लानिंग, तब जो है छत्तीसगढ़ में हमें मौर्य वंश का प्रभाव देखने को मिला। ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ को अशोक जो है एकदम वो बना के रखा था, ऐसा कुछ नहीं, ये एकदम बस प्रभाव था, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट था उस समय का। मौर्य वंश मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बात मानेगी नहीं मानेगा, बताओ, मानेगा। तो इस प्रकार से आने का कारण, प्रभाव का कारण समझ में आया। कलिंग का विजय, दक्षिण विजय अभियान, आप क्या बोल रहे हैं, दक्षिण विजय अभियान, या फिर आप कह सकते हो कलिंग विजय अभियान, ये जो है टारगेट बना छत्तीसगढ़ के प्रभाव का। चलो तो समझे हम लोग, मौर्य वंश। तो ऊपर से आ रही है, कहां से आ रही है इनकी सेना, पाटलिपुत्र से आ रही है सेना। जैसे राम जी आए थे ऊपर से चलते हुए पूरा राम वन पद पढ़े थे ना, ऐसे ही ऊपर से आ रही इनकी सेना। ये लो, ये ए लो, ये ए लो, एल ए, हाँ, इधर क्या है पूरा ओडिशा, इसको समय क्या बोलते थे, कलिंग क्षेत्र। चलिए, तो ऊपर से जब आया तो यहाँ देखा मनमानी जंगल पहाड़, तो यहाँ पे एक पहाड़ी यहाँ पर ठहरे।
नाम है उसका रामगढ़ पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? राम। तो सरगुजा क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है रामगढ़ की पहाड़ी। और इस रामगढ़ की पहाड़ी को आपको ऐतिहासिक रूप से याद रखना है, बहुत ही खास है। यहाँ पर इनकी सेना ने जो है काफी दिन तक शिविर बनाकर, है ना, आराम किए, प्लानिंग किए, स्ट्रेटेजी बनाए। स्पष्ट है? ये आपको ध्यान रखना है रामगढ़ की पहाड़ी। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है ये अपना सप्ती, जांजगीर चांपा, ये रायपुर और अपना महासमुंद, ये खास जगह है ना। तो सरगुजा जिला, शक्ति जिला, सारंगढ़ जिला, ठीक है, बिलासपुर भी चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन ये आपका है ये अपना रायपुर जिला और महासमुंद। हो गया? चलिए अब ध्यान समझिए। मौर्य वंश में सम्राट अशोक को लेकर चंद्रगुप्त के समय के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती छत्तीसगढ़ में, न ही बिंदुसार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। मौर्य वंश के कौन से राजा के बारे में जानकारी मिलती है? सम्राट अशोक। 3 राजाओं में इसके सम्राट अशोक को लेकर जानकारी मिलती है छत्तीसगढ़ में। यहां पर भी एक जिला लिख लेना, कोरिया में, कोटाडोल करके पढ़ोगे आप लोग। तो चलो, सम्राट अशोक को लेकर अब आप लोग ये बताइए, जैसे कोई आदमी जाता है घर से बाहर कहीं, तो खाली हाथ जाता है कि जेब में पैसा रखे जाता है? कुछ लोग रहते हैं ग्रुप में जाते हैं तो एकदम खाली हाथ जाएंगे और दोस्त के भरोसे रहेंगे, है ना, और बोलेंगे लेन भाई खर्चा चला दे रहा है, बाद में तो लोग दे दूं, और बाद में वाला नाम ही नहीं आता है नहीं। हाँ, खैर हो, तो यहाँ पर तो खुद राजा है, पूरा पैसा वैसा के साथ आ रहे हैं। तो पैसा वैसा के साथ आ रहे थे तो यहाँ पे आए, तो यहाँ जिसे उनको मालूम चना मुर्गा खाना है नहीं, तो पैसा देगा कि नहीं देगा? तो उनके द्वारा पैसा जो है यहाँ पर मुद्रा उद्रा पूरा छटकाए पूरे मिला, क्योंकि वो साथ में क्या लाए थे? पैसा। तो उनके सिक्के जो है हमको मिले हैं। तो सबसे जो प्रमाणिक साक्ष्य है, साक्ष्य, उसमें आपको लेना है मुद्रा, इसको बोलेंगे आप लोग सिक्का। आपको लेना है सिक्का या मुद्रा। और कुछ मूर्तियां भी हमें प्राप्त हुई हैं, मूर्तियां और स्तूप, मूर्तियां और स्तूप, क्योंकि स्तूप बनाने का जो है, शिलालेख बनाने का जो है, पाषाण स्तंभ लेख बनाने का जो क्रेज था, वो कहीं ना कहीं अशोक के समय बहुत चला। वो आप लोग पढ़ोगे सारनाथ स्तंभ, जो भारत का आज राष्ट्रीय प्रतीक बन चुका है, वो 4 ठग शेरमन इसी से, है ना, देखे नहीं देखे हो, सिक्का बन रहे थे, तो सब इसी का बनाया गया है। तो चलो हम लोग देखते हैं मुद्रा कहाँ कहाँ मिला। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, मुद्रा स्पेशल आपको लेना है ठठारी, अकलतरा, अकल, ओहो फिर से लिख रहा हूं, अकल तरा, बार देगांव, ये 3 जगह पे आता है। ठठारी, अकलतरा, बार देगांव, ब्रैकेट में लिखेंगे ये कौन से जिला में है। तो ठठारी आपको लेना है शक्ति, कहाँ लेना है? शक्ति। अकलतरा लेना है आपको जांजगीर चांपा, और बार देगांव सारंगढ़, भिलाईगढ़। ये 3 जगह आप लोग लिखना है जहां पर हमें मुद्रा मिला है, ठठारी, अकलतरा और बार देगांव। मुद्रा। मूर्तियां में आपको लिखना है कोटाडोल, कोटाडोल ये आपका कहाँ है? कोरिया जिला। तो कोरिया में जो है कोटाडोल में अशोक कालीन मूर्तियां हमें प्राप्त हुई है, याद रखना, अशोक कालीन मूर्तियां। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर सम्राट अशोक का एक लाठ मिला है, लाठ को बोलते हैं सिंहासन। अब यहाँ आएंगे तो भुइयां में थोड़ी बैठाओगे राजा को, सिंहासन बैठाओगे, तो लाठ, अशोक का लाठ, एग्जाम में आता है अशोक का लाठ, जिसको हम बोलते हैं सिंहासन, ये हमें कपाटपुरम करके जगह है, यहाँ मिला। कपाटपुरम बोलने से थोड़ा साउथ इंडियन टाइप के गांव का नाम आता है, लेकिन कपाटपुरम है अपने सरगुजा में। ऐसा समझे? ये आपको ध्यान, ये स्पेशल याद ना, ये ठठारी, अकलतरा, बारदेवगांव, कोटाडोल, कपाटपुरम, ये खास खास जगह है। फिर फाइनली हम लोग चलेंगे रामगढ़ की पहाड़ी, जहां पर जोगी मारा की गुफा, और सीता बेंगरा की गुफा,
ये दो जगह जो है आप जानते हो ऐतिहासिक जगह है। रामगढ़ की पहाड़ी में दो स्थान, दो गुफा, जोगी मारा गुफा और सीता मारा गुफा। बाकी लक्ष्मण बेंगर वगैरह सब दुनिया भर का, ये दो जगह याद। ये याद हुआ कि नहीं हुआ? ट्रिक बना लो इसका बकायदा। ट्रिक बोलना है आपको, मुद्रा बैट। मुद्रा से क्या लोगे? बैट लोगे। आजकल क्रिकेट का जमाना है ना, तो पैसा क्या लगाओगे? बैट लोगे, या बैट लगाओ। मुद्रा से क्या लगाते हैं? बैट। बैट मतलब है शर्त, होता है ना, चल यार 1 लाख का बैट लगाता हूँ, है ना, हार गए आईपीएल ड्रीम 11 चक्कर में, सट्टा, है ना। तो मुद्रा से क्या लगाओगे? बैट। BAT। बी बोले तो बार देवा, ए बोले से अकल तरिया, और ठठारी। तो बैट से मुद्रा आपको याद रखना है, बैट। B फॉर बार देगा, ए फॉर अकल तरह, टी से ठठारी। तो मुद्रा से बैट लिए, बैट से ठठा दिए, है ना। इधर मूर्तियां कहाँ? कोटा डोल। और सिंहासन कहाँ मिला? कपाट के अंदर। कपाट को खोले, अंदर में क्या दिखा? सिंहासन। सम्राट अशोक बैठे हैं, ऐसे इमेजिन करना है। तो कपाट के भीतर, है ना, सर, कौन सर? सम्राट अशोक बैठे हुए, ऐसे करके याद कर लेना। चलिए अब हम सीधे ले चलते हैं रामगढ़ की पहाड़ी, जोगी मारा गुफा। अब भाई सम्राट अशोक को समय बिताना था, प्लानिंग करना था, स्ट्रेटेजी बनाना था, उड़ीसा कलिंग को जीतना था। तो बोला कि ऐसे तो मैं जीत नहीं सकता, मेरे को बहुत प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दादा परदादा लोग नहीं जीत पाए, तो मैं कैसे इतना आसानी जीत पाऊंगा? कहीं ना कहीं कुछ तो करना पड़ेगा। तो जोगी मारा की गुफा, जोगी मारा की गुफा और आपका सीता बेंगरा, ध्यान रखना ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट गुफा है। ये प्रागैतिहासिक कालीन गुफा है, पाषाण कालीन गुफा है। इन दोनों की गुफा की खोज इतिहासकार के बारे में लिख ले रहना फिलहाल, हालांकि इससे मौर्य काल से कोई संबंध नहीं है, लेकिन आप लोग लिख लेना, कर्नल हाउसले 1848, याद ना। इस गुफा की खोज कर्नल हाउसले ने किया है, ये ध्यान रखना। मौर्य काल से इसका कोई लेना देना नहीं है, बस खोज के बहुत सारी चीजों बताया कि ये प्रागैतिहासिक कालीन है, रामायण कालीन है, महाभारत कालीन, महाभारत नहीं रामायण कालीन प्राचीन है। तो जोगी मारा गुफा आपको ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो है उनको बताया होगा स्थानीय लोगों की, भाई राम जी के जमाने में राम जी जोगी मारा गुफा में पूजा पाठ करते थे। क्यों करते थे पूजा पाठ? मेडिटेशन करते थे। क्यों करते थे? फोकस्ड होने के लिए। टारगेट अचीव करने क्या करना होगा? माइंड को फोकस करना होगा। ये तुम लोग, है ना, तैयारी कर रहे हो, फोकस नहीं रहोगे, मैं कितना भी ज्ञान दूं, कितना भी बुक पढ़ाऊं, कोई मतलब नहीं। एकाग्रता जरूरी नहीं। तो यहाँ पर एकाग्रता राम जी ने किया था, वही चीज को सुना। तो यहाँ पर वो भी जोगी में सिंहासन लगा के बैठ गए, मेडिटेशन कैसे कैसे मारना है, कैसे कैसे हराना है, कैसे कैसे लड़ना है, पूरा प्लानिंग स्टडी कहाँ बना? जोगी मारा। तो जोगी मारा की गुफा में जो है, यहाँ पर हमें जो साक्ष्य मिला है मौर्य वंश का, उसका प्रमाण के रूप में आपको ध्यान रखना है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि, लिपि क्या था? ब्राह्मी। और भाषा, भाषा लिखना पाली। पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में जो है, इस गुफा के अंदर, जोगी मारा गुफा के अंदर हमें क्या मिला है? साक्ष्य मिला है। और इतिहासकारों ने बताया कि इतना प्राचीन लिपि और भाषा, वो भी पाली भाषा और लिपि ब्राह्मी का प्रयोग अगर कोई करते थे तो मौर्य वंश के लोग करते थे। कौन लोग करते थे? मौर्य वंश। और बकायदा सिंहासन मिहासन मुद्रा वगैरह मिला है। तो इतिहासकारों का ये कहना है कि जोगी मारा की गुफा में यहाँ पर वो और उनकी सेना रुकी हुई थी, और यहाँ पर वो ध्यान मग्न होते, मतलब प्लानिंग करते थे। लड़ाई जीतना है ना जी, कौन सी लड़ाई? कलिंग। तो जोगी मारा की गुफा सम्राट अशोक के संदर्भ में खास जानकारी देता है। प्रूफ क्या है? ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा, याद रहेगा। अब यहाँ प्लानिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। अब जानते हैं दिन भर फोकस करो, पढ़ाई लिखाई करोगे, तो बीच में क्या होता है? चल यार कहीं घूम के आता, चल यार कहीं मूवी देख के आते हैं। अभी आज जाट रिलीज हुआ है, जानते ना, सन्नी देओल वाला, है ना, छावा। तुम लोग देखने जाते हो नहीं? पढ़ लिख के बाद थोड़ा मूड फ्रेश करने कहीं कहीं जाते हो, तो यहाँ पर ये कहाँ जाते थे मूड फ्रेश करने के लिए? सीता बेंगरा। और सीता बेंगरा है दुनिया का प्राचीनतम नाट्यशाला। आया समझ में? अब काबार इस नाट्यशाला में, चल यार थोड़ा एंटरटेन किया जाए, है ना। तो दुनिया का प्राचीनतम नाट्यशाला में यहाँ आकर जो है मनोरंजन चलता था। स्पष्ट है? तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखने की सम्राट अशोक को लेकर जोगी मारा की गुफा में ये सारा चीज, और सीता बेंगरा की गुफा, ये जो है प्रमाणिक साक्ष्य दर्शाते हैं अशोक मौर्य वंश के काल को लेकर।
बाकी ये जो जगह है मुद्रा ना, अटल क्या टठारी अकल तरह बार देवगा पोटट। बाकी और भी जगह है, कुछ जगह अगर सुने रहो तो आप लोग लिखना। रायपुर में और भी जगह है, तारापुर, उड़ेला, ये रायपुर में, गुजरा उजरा करके और जगह है। इतिहासकार जो है आप लोग लिखना इसके बारे में, छत्तीसगढ़ के इतिहासकार है जो रिसर्च किए हैं इसके ऊपर, रमेंद्र नाथ मिश्र। रमेंद्र नाथ मिश्र जो है मौर्य वंश को लेकर क्या किए हैं, अध्ययन किए, विस्तृत अध्ययन लिख लेना, ठीक है जी। तो ये हो गया आप लोग का मौर्य वंश, इतना पढ़ना है संक्षेप में। कोई दिक्कत यहां तक? मौर्य वंश कंप्लीट। कल हम लोग पढ़ेंगे सातवाहन वंश। किसको पढ़ेंगे? सातवाहन वंश, ठीक है जी। ऑनलाइन वालों को समझ में आया कि नहीं आया बता देंगे एक बार कमेंट करके, फिर क्लास को ओवर करते हैं। अपना टारगेट को लेकर फोकस पढ़ो भाई, जोगी बन जाओ, जोगी, जोगी मारा गुफा।